हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल रामजी क्लासेस। जैसा आपको पता है कि हमने कल स्टार्ट किया था जेके एसएसबी के लिए जनरल इकोनॉमिक्स, जो आपके 10 मार्क्स का है। ठीक है, कल जनरल इकोनॉमिक्स में हमने बेसिक देखा था कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था इसकी टाइप्स कितनी, माइक्रो, मैक्रो एंड इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एडम स्मिथ, मैक्रो का जेएम कीन्स। ठीक है, उसके अलावा हमने आज कंटिन्यू करना है कुछ इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम शुरू करेंगे ना इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट, दैट इज डिमांड। लास्ट टाइम आपको कर्व्स से क्वेश्चन पूछा गया, तो इस बार हम कर्व्स को अच्छे से समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डिमांड। देखो गाइस, बेसिकली हमारा कंफ्यूजन क्या है कि डिमांड है उस चीज जो मैं चाहता हूं, वो डिमांड। फॉर एग्जांपल, आप अपने पेरेंट्स से क्या कह रहे हो, मुझे 10 रुपए चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो कि वो डिमांड है। टेक्निकली वो चीज डिमांड नहीं है, वो चीज आपकी नीड है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डिमांड। ठीक है, तो अगर हम देखें डिमांड को, तो सबसे पहले डिमांड तब हम कहेंगे किसी भी चीज की डिमांड, सबसे पहले आप उसे खरीदने के काबिल हो, आपकी औकात है, यू आर एबल टू बाय दैट पर्टिकुलर थिंग। उसके बाद अगर हम दूसरी चीज देखें तो यू आर विलिंग, आप उसे खरीदना भी चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि फोन है कोई, इसकी कॉस्ट है 20,000 रुपीज, आपके पास 18,000 है, तो ये इसकी डिमांड नहीं मानी जाएगी। इसको, हाँ, अगर आपके पास 20,000 रुपए पूरा, उसके बाद आप विलिंग हो इस फोन को खरीदने के लिए, तो तब ये कंसीडर की जाएगी दिस इज द डिमांड ऑफ दैट फोन। ओके, ये हमने छोटी सी एग्जांपल ले ली। विलिंग मींस आपके पास पैसे हैं, अब आप खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तीसरी चीज, एट पर्टिकुलर प्राइस। किसी भी प्राइस पे, मतलब 3 चीजें जरूरी है डिमांड के लिए। एक, आप एबल हो, दूसरा आप विलिंग हो, तीसरा जो उसका उस टाइम पे प्राइस है, आप उस पे खरीदने को तैयार हो, तो हम उसे कहेंगे ये इस चीज की डिमांड है। कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी उठाओ, हम मानेंगे कि ये इसका डिमांड आ गया। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। आपके पास 20,000 है, आपने 20,000 कलेक्ट कर लिया, मान लो लास्ट डे 20,000 का था, लेकिन आपने 20 कलेक्ट कर लिया, लेकिन जब आपने कलेक्ट किया तब तक आप फोन की प्राइस 22,000 होगी। अब ये इस चीज की डिमांड कंसीडर नहीं की जाएगी। मींस अगर हमने डिमांड को डिफाइन करना हो, तो डिमांड को हम सिंपली डिफाइन करेंगे, इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू बाय। मतलब पहले उसके काबिल है और अब खरीदना चाह रहा है, एट पर्टिकुलर प्राइस, जो भी उसकी प्राइस हो, तब हम इसे कंसीडर करेंगे दिस इज द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इसके बाद बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। बेटर रहेगा कि अगर आप साथ साथ में इनके नोट्स भी बनाओ। ये एक इनिशिएटिव है, जो बच्चे कोचिंग को एक्सेस नहीं कर पाते ना, वो यहां से बेनिफिट हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इट्स इन प्राइस, डिक्रीज इन इट्स प्राइस।
कि किसी भी चीज की क्वांटिटी, डिमांड जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी जब जब उसकी प्राइस डिक्रीज हो। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, आपके पास 10 रुपीज है, आप 2 बनानास ले रहे हो, ठीक है। अब आप चाहते तो हो उस चीज को लेना, लेकिन आपके पास पैसा कम है, आपके पास 10 रुपीज है, लेकिन पता चला मार्केट में 3 बनानास मिल रहे हैं 10 रुपीज के, तो आप क्या काम करोगे, आप 10 के 3 ले लोगे। इसके अलावा आपके अलावा भी मार्केट में बहुत लोग हैं जो इस चीज का वेट कर रहे होंगे कि प्राइस कब डाउन हो। ये जनरल कंज्यूमर बिहेवियर है, जब भी प्राइस फॉल होगा तो आप उस चीज को टारगेट करना शुरू कर देते हो। ओके, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, व्हेनेवर द whenever the price of the product decreases, the quantity demanded, commodity of the quantity demanded increases। मतलब जो डिमांड है आपकी वो इंक्रीज हो जाएगी जब आपकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। इसका उलट भी हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। मतलब प्राइस डिक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो क्यूडी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये रिलेशन हमने देखा कि जब भी प्राइस घटेगा तो क्यूडी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड, इट इज सिंपल, व्हेनेवर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, और whenever the price increases QD decreases। QD stands for quantity demanded। ठीक है, इसके साथ ये कंप्लीट लॉ नहीं है, अभी सेट्रिस पेरिबस, सेट्रिस पेरिबस। देखो हमने 3 चीजें पढ़ी, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगा जब प्राइस डिक्रीज होगा, इसका ऑपोजिट भी होगा सेट्रिस पेरिबस। इकोनॉमी में ना सेट्रिस पेरिबस कहा गया है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, कि बाकी चीजों में कोई भी डिफरेंस ना आए। बाकी चीजें क्या है, वो वाली चीजें जिनसे डिमांड डिटरमाइन होती है। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, 10 के आप 2 बनानास ले रहे हो, जब प्राइस डिक्रीज हो गया आपने 10 के 3 ले लिए क्योंकि डिमांड बढ़ गई। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप 10 में 2 इसलिए ले रहे हो, अगर आपने लास्ट क्लास देखी हो मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर का जनरल बिहेवियर क्या है टुवर्ड्स द गुड्स। ओके, अगर 10 से आपका 15 हो गया तो आप ऑब्वियसली प्रेफर करोगे कि हम ये चीज और ले, 3 बनानास ले। तो यहां पे लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं होगा। मतलब दीज आर अदर थिंग्स आर दोज थिंग्स व्हिच डिटरमाइन योर डिमांड। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम डिमांड कर्व को देखेंगे। व्हाट इज डिमांड कर्व, बहुत बेसिक से कंसेप्ट है ये। व्हाट इज डिमांड कर्व, डिमांड कर्व हमने अभी क्या देखा, जब प्राइस डिक्रीज होगी क्यूडी इंक्रीज होगी। मतलब अगर हमने डिमांड कर्व ड्रॉ करना है तो 2 चीजों के बीच में होगा, वन थिंग इज प्राइस एंड अदर थिंग इज व्हाटएवर द क्वांटिटी इज डिमांड। सो वी विल ड्रॉ कर्व। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्राइस अभी 40 रुपीज है, यू आर बाइंग 4 goods, means ₹10 each। ओके, क्योंकि आपके पास पैसा इतना ही है। अगर इसका प्राइस डाउन होगा 20 रुपीज तो आप कितने लोगे, 8, because you are required, it was because of low income you are not able to get this much।
जनरली कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, सस्ता मिल रहा है ले लो। ओके, तो यहां पे क्या होगा, a person will buy 8 piece of bananas या whatever the goods are। तो हमारा डिमांड कर्व कैसा होगा, it will be downward slope। हमारा डिमांड कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, कि जब भी प्राइस डिक्रीज हो रहा है क्यूडी इंक्रीज हो रहा है। ओके, अगर हम यहां पे एक और एग्जांपल ले लें, देखो 20 में आपने इतना लिया, ठीक है, यहां पे आपकी इनकम 40 हो जाती है, आप क्या करोगे, आप इसे और लेना चाहोगे, इट इज द ह्यूमन बिहेवियर, वो चाहता है और ले। तो मींस पहले 20 में अगर 8 पीसेस ले रहा था, अब इसका इनकम बढ़ गया तो ये ज्यादा पीसेस लेगा। मान लो 10 पीसेस, अकॉर्डिंगली ये यहां पे भी ज्यादा पीसेस लेगा। अगर इनको हम ज्वाइन करें तो डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट हो रहा है। तो हम जब भी डिमांड कर्व में शिफ्ट की बात करें तो ये ऑलवेज होगा डिमांड कर्व शिफ्ट। देखो अपवर्ड डाउनवर्ड कभी मत बोला, क्योंकि अपवर्ड डाउनवर्ड इज दिस। हम जब भी इसमें देखेंगे तो राइट वर्ड शिफ्ट एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। मींस एक मंत्र पढ़ लो आप, व्हेनेवर डिमांड किसी भी फैक्टर से अगर आपकी डिमांड इंक्रीज होगी तो आपका जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। मींस व्हेनेवर द डिमांड इंक्रीजेस कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम बढ़ गई तो कर्व कहां शिफ्ट हुआ, राइटवर्ड। सेम केस अगर 20 से आपकी इनकम कम हो गई तो ये पॉइंट अंदर को आ जाएगा स्लाइड, ये पॉइंट भी अंदर को आ जाएगा। मींस दिस इज द शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। मतलब व्हेनेवर आवर डिमांड डिक्रीजेस कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। जब भी हमारी डिमांड डिक्रीज हो रही, कर्व कहां को शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड्स। तो गाइज मैंने आपको बताया एक कंसेप्ट, दोज थिंग्स व्हिच डिटरमाइन डिमांड। अब हम उनको देखेंगे। आप ये कर्व ड्रॉ कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके कर्व ड्रॉ कर लो, ये कंडीशंस लिख लो। जब भी डिमांड इंक्रीज होगा, रिमेंबर वन थिंग, कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड। जब भी डिमांड डिक्रीज होगा तो कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। ओके, मैं साइड हो जाता हूं, आप अब स्क्रीनशॉट लेके ना इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ डिमांड कर्व के बाद हम देखेंगे, मैंने आपको बताया है हमारा लॉ ऑफ डिमांड तब वैलिड है जब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड इज वैलिड व्हेन देयर इज कंडीशन ceteris paribus। ceteris paribus means other things being constant। बाकी चीजें कांस्टेंट आपकी रह रही है। व्हाट आर दीज अदर थिंग्स? ये वो वाली चीजें हैं, दोज थिंग्स which will determine your demand, जो आपकी डिमांड को डिटरमाइन कर रही है। ओके, अब मैं वन बाय वन आपको ये चीजें बताता हूं। तो आप व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? हम सबसे पहले देखेंगे ये कौन सी चीजें जो डिटरमाइन कर रही है हमारी डिमांड को। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ऐसी कौन सी चीजें जो डिमांड को डिटरमाइन कर रही है? फर्स्ट थिंग इज प्राइस इटसेल्फ।
मैंने गाइस लॉ ऑफ डिमांड में आपको बताया व्हेनेवर द प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड क्यूडी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस। अब अगर आपसे कोई पूछे कि डिमांड कर्व विद प्राइस इंक्रीज कहां को शिफ्ट होगा, तो दिस इज योर डिमांड कर्व, ओके, क्यूडी एंड प्राइस। मैंने आपको एक मंत्र बताया कि जब भी प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, जब भी डिमांड डिक्रीज होगा तो कर्व कहां को शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड। मींस व्हेनेवर द प्राइस इंक्रीजेस, देखो आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा व्हाट हैपेंस टू आवर डिमांड कर्व व्हेनेवर द क्यूडी डिक्रीजेस, ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा। ये पूछ सकते हैं व्हाट हैपेंस टू डिमांड कर्व व्हेनेवर द प्राइस इंक्रीजेस, तो बच्चा मोस्टली कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने रट्टा मारा होता है। ये कॉन्सेप्ट है, इसे समझो। Whenever the price decreases, what happens to demand curve? Demand curve shifts rightward. Why? Because with the decrease in price, our QD is increasing. ठीक है guys? I hope ये concept आपको clear हो गया। नहीं हुआ कोई भी query आप comment section में पूछ सकते हैं। You are free to question. और भी कोई suggestion है, और भी कोई improvement आप चाहते हो तो आप comment section में वो चीज suggest कर सकते हैं। Now, second thing is this was the first determinant, price. Second, income of a consumer. How will income affect the QD? देखो गाइस, इसके लिए ना हमने पहले जनरल बिहेवियर देखना है, ठीक है। जब किसी भी इंसान की इनकम बढ़ती है, आपने देखा होगा मैंने आपको क्या कहा था, इकोनॉमी में सबसे पहले रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है, ठीक है। और एक चीज और कही थी कि इंसान की नीड्स एंड डिजायर कभी खत्म नहीं होंगी, कंपैरेटिवली हमारे रिसोर्सेज कम है। अब जब एक इंसान के पास 20 रुपए थे, वो कम चीजें खरीद रहा, अब अगर यही पे इसका 40 होगा, इसकी इनकम बढ़ रही है, तो ये प्राइस सेम रह रहा है, ये कहां को शिफ्ट होगा, यहां पर। सेम विल हैपन टू दिस पॉइंट, ये कहां को शिफ्ट होगा, यहां। तो गाइस आपसे एक क्वेश्चन है, व्हेनेवर द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, डिमांड कर्व, पहले मैं आपको बता दूं, जब भी इनकम कंज्यूमर का बढ़ेगा ना, हमारी क्वांटिटी क्या होगी, वो क्यूडी डिमांडेड। मींस ये क्या है, हमारा डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। और जब भी एक कंज्यूमर का इनकम डिक्रीज होगा तो क्यूडी डिक्रीज होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारे पास ना वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वेरियस इनकम ग्रुप्स है, तो कुछ चीजें वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो उस सेगमेंट से ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे, ओके। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, व्हेनेवर द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, व्हाट हैपेंस टू डिमांड कर्व, वेयर विल इट शिफ्ट, एंड सेकंड इज व्हाट हैपेंस to the demand curve when the income of a consumer decreases. Okay guys, I hope you will answer it in comment section. Third determinant is our price of relative goods. Price of relative goods. Okay, I will erase this. Price of relative goods, मतलब इसके आसपास जो चीजें हैं उनकी प्राइसेस क्या है। अब देखो रिलेटिव गुड्स की ना दो टाइप्स हैं, वन इज सब्स्टिट्यूट एंड सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट।
गाइस इनका कर्व जो है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में हम क्या करते हैं, हम दोनों को ना रिलेशन में देखते हैं। सब्स्टिट्यूट की बात अगर हम करें तो हम कहते हैं टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी। उसके अलावा कोक एंड ड्यू, these are closely related, टी एंड कॉफी, कोक एंड ड्यू और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। यहां पे हम क्या देखते हैं, रिलेटिव गुड्स की प्राइस क्या है। देखो अगर हमारी मार्केट में टी आपको महंगी पड़ जाए, प्राइस ऑफ द टी इंक्रीजेस, इसकी प्राइस बढ़ रही है कंपैरेटिवली कॉफी, तो कुछ लोग ना ऑटोमेटिकली इस सेगमेंट से बाहर आ जाएंगे, वो ये चीज अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो शिफ्ट करेंगे कहां की तरफ, कॉफी की तरफ। क्यूडी ऑफ कॉफी इंक्रीजेस, क्यों, क्योंकि चाय तो महंगी हो गई, अब लोगों ने क्या किया, कॉफी की तरफ शिफ्ट किया। सेम थिंग इज हियर, फॉर एग्जांपल कोक सेम आपको 70 रुपीज मिल रही है एंड ड्यू आपको 35 की मिल रही है, तो what will people prefer more? Generally they will prefer ड्यू, means price of the coke is increasing and QD of ड्यू is increasing. In case of substitute, आप write, you may note down कि in case of substitute, price of the one commodity increases the quantity demand of other commodity. मतलब प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अदर कमोडिटी। ओके गाइस, अब दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम देखेंगे दैट इज कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल, आपने देखा होगा रिसेंटली लॉकडाउन से पहले ना ऑटोमोबाइल रिसेशन हुआ था इंडिया में, ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांड कम हुई थी गाड़ियों की, क्यों, इट वाज बिकॉज ऑफ राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस प्लस रोड टैक्स। अब कार के साथ रोड टैक्स भी जुड़ा हुआ है, 5 इयर्स का इंश्योरेंस भी जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें इनको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। आपको कार के साथ ये चीजें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब जब वो इंक्रीज हुआ था तो एकदम से कार की डिमांड डिक्रीज हुई, मींस कार की डिमांड डिक्रीज हुई, मींस पेट्रोल की डिमांड कम हुई, मींस whenever the price of car increases, QD of petrol decreases. जब भी कार की प्राइस बढ़ेगी तब पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम होगी, क्यों, बिकॉज दे आर कंप्लीमेंट्री गुड्स। आई होप ये आपको समझ आ गया है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स ना एक की प्राइस दूसरी की क्यूडी से डायरेक्टली रिलेटेड है। हाँ, whenever the price of the tea increases, QD of coffee means demand curve of coffee, demand curve of other is shifting. और यहां पे डिमांड कर्व ऑफ अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड इज शिफ्टिंग, इट में इंक्रीज और इट में डिक्रीज, ठीक है। ये आ गया गाइस हमारा तीसरा डिटर्मिनेंट। अगर हम चौथा डिटर्मिनेंट देखें वो है हमारा शिफ्ट इन टेस्ट, शिफ्ट इन टेस्ट। सी गाइस, कभी ना हमें कोई चीज ऐसी अच्छी लगने लगती है तो हम ना उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। अब टेस्ट में जो शिफ्ट है ना वो दो प्रकार का हो सकता है, एक है फेवरेबल, दूसरा है अनफेवरेबल। अगर तो शिफ्ट इन टेस्ट, अगर टेस्ट का शिफ्ट फेवर में होगा तो क्यूडी इंक्रीजेस, मींस अगर लोगों को चाय की लत लग गई तो चाय की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो, लेकिन अगर लोगों को चाय की
ठीक है ना, ऑलरेडी ही वाज द कस्टमर, लेकिन अब उसे आहिस्ता आहिस्ता चाय से नफरत होने लगी, मींस अनफेवरेबल हुआ ना उसका, तो QD क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इफ देयर इज फेवरेबल शिफ्ट इन टेस्ट, डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। इफ देयर इज अनफेवरेबल शिफ्ट इन टेस्ट, डिमांड कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ओके, उसके अलावा एक दो फैक्टर्स और हैं। फॉर एग्जांपल देखो, कभी कभी क्या होता है ना, फर्म्स क्या करती है, स्टॉक को रोक लेती है, जिसे हम कहते हैं होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन। कभी कभी ना फर्म क्या करेंगी, स्टॉक को रोक लेंगे अपने ऑब्जेक्टिव के लिए। तो कस्टमर्स भी इतने बेवकूफ नहीं है, ठीक है। फर्म क्या करती है, वेट करती है कि प्राइस कब बढ़े, हम स्टॉक क्लियर करें। कंपैरेटिवली कस्टमर भी इसका रिटेलिएट करेंगे, हाउ, दे विल वेट। नेक्स्ट, दिस इज आवर नेक्स्ट डिटरमिनर, दे विल वेट। किस चीज का वेट करेंगे, और डिक्रीज इन प्राइस। गाइस आपने देखा होगा, कभी हम ना कोई चीज कार्ट में डाल देते हैं और वेट करते हैं कि इसका प्राइस कम होगा, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग का टाइम है तो मोस्टली क्या करते हैं, विश लिस्ट कर दिया, ठीक है। जब भी प्राइस कम होगा हम ऑर्डर करा लेंगे। उससे क्या होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम QD डिक्रीजेस, ठीक है। और जब प्राइस डिक्रीज हुआ तो एकदम से उसका QD क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ कस्टमर, whether he is willing to buy that particular stock or he is waiting for the downfall of prices. Okay, there are lots of other factors also. For example, seasonal products, आपने देखा होगा सीजनल प्रोडक्ट्स की डिमांड इन द सीजन इंक्रीज होगी इफ दे आर ऑफ सीजन, डिमांड डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर वो सीजन में है तो उनकी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर वो ऑफ सीजन है, फॉर एग्जांपल जैकेट की डिमांड दिसंबर में ज्यादा होगी या जून में ज्यादा होगी, ऑब्वियसली दिसंबर में ज्यादा होगी, मींस सीजन चल रहा है, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर जून जुलाई में रखेंगे तो उसे कोई भी खरीदेगा नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल विल प्रेफर टी-शर्ट ओवर जैकेट्स। ओके, आई होप these determinants are clear. Now we'll shift for our second concept, that is supply. मैंने आपको बोला था पहले ही जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी, डिमांड और सप्लाई, हमने क्या कहा था, इकोनॉमी डील्स विद प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। हु प्रोड्यूसेस, फॉर व्हाट पर्पस, सप्लाई से, सप्लाई को जानने से पहले सप्लाई करता कौन है, फर्म्स। कुछ चीजें जानो, सप्लाई करता कौन है, फर्म्स। ऑब्जेक्टिव क्या है फर्म का, प्रॉफिट। अगर आपसे पूछा जाए हाउ विल यू डिफाइन प्रॉफिट, देन प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, दे वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। मैक्सिमाइज प्रॉफिट तभी होगा जब टोटल कॉस्ट कम होगा, वन थिंग। सेकंड कंडीशन, जब टोटल रेवेन्यू ज्यादा होगा। अगर रेवेन्यू को देखा जाए, रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड, कितनी प्राइस में बेचा और कितने प्रोडक्ट्स बेचे, वो हुआ हमारा टोटल रेवेन्यू। इसमें से माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट,
तो ये आएगा हमारा प्रॉफिट। तो फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट, अब प्राइस बढ़ाएंगे, प्राइस इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। प्राइस increases, profit increases. Why? Because there will be much more gap between total revenue and total cost. ठीक है, अब ये मैंने बताया आपका फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसी के बेस पे है हमारा सप्लाई। व्हाट इज सप्लाई? अगर हम बात करें सप्लाई की, ठीक है, हम सप्लाई जनरली इन कॉमन वे कहते हैं ना, मार्केट में किसी ने क्या दे दिया उसे क्या कहते हैं? सप्लाई। ठीक है, लेकिन सप्लाई को अगर टेक्निकली देखना हो, व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन? इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी offered for sale by a firm at particular price। देखो, ये वो कमोडिटी है जो फर्म ऑफर करती है सेल के लिए किसी भी प्राइस पे। मैंने आपको एक चीज बताई, जितनी प्राइस बढ़ेगी फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा। इसी के साथ अब हम देखेंगे सप्लाई कर्व। हम कर्व से इसे समझने की कोशिश करेंगे। फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। ये आ गया हमारा क्वांटिटी सप्लाइड, ये आ गया प्राइस। फॉर एग्जाम्पल 2 रुपीज में फर्म कितना ऑफर कर रहा था? इतना। मैंने आपको क्या बताया कि फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे डिफाइन करने का मीनिंग यही था कि आपको फर्म का ऑब्जेक्टिव समझ में आए, इन रिटर्न आप सप्लाई कर्व को आसानी से समझ पाओ। फर्म का ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट। अब हमने एक चीज देखी, 2 रुपीज में फर्म ने मान लो 4 यूनिट सेल की, क्योंकि फर्म ऑफर कर रही है। क्यों? फर्म को कम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इसलिए कम कर रही है। अब अगर 4 रुपीज हो गया तो मैंने क्या कहा? प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस। जब भी प्राइस इंक्रीज होगा हमारा सप्लाई इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो अब हम देखेंगे ये वाला पॉइंट यहां पे। इसी के पास बाद अगर फिर से प्राइस राइज हो जाए तो ये यहां चला जाएगा। दिस विल बी आवर सप्लाई कर्व। इफ वी जॉइन दिस विल बी आवर सप्लाई कर्व। दिस इज आवर सप्लाई कर्व। अब एक चीज हम और समझेंगे। डिमांड कर्व में हमने क्या देखा कि जब भी प्राइस बढ़ रहा था डिमांड कर्व कहां को शिफ्ट हो रहा था? लेफ्टवर्ड। क्यों? क्योंकि क्यूडी डिक्रीज हो रहा था। जब भी क्यूडी डिक्रीज हो रहा था डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। जब भी क्यूडी इंक्रीज हो रहा है डिमांड कर्व शिफ्ट्स rightward. Same will be see here in the case of supply curve. For example, if a firm is ready to offer in 2 rupees more than, for example, 3 products, they are increasing their supply at the same price. Here they will also increase some products. Here they will also, means this is our now new. This is the shift in supply curve. Shifting। तो हम अगर इसे देखें, जब भी हमारा सप्लाई इंक्रीज होगा तो कर्व कहां को शिफ्ट होगा? राइटवर्ड। इसे ड्रॉ करके अपना राइट हैंड देखो एंड लेफ्ट हैंड देखो। तो ये मेरा राइट आ रहा है, मींस व्हेनेवर द सप्लाई इंक्रीजेस कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड, और whenever the supply decreases curve shifts leftward।
जब भी हमारा सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, हमारा कर्व शिफ्ट हो रहा है राइटवर्ड, और जब भी डिक्रीज हो रहा है कर्व शिफ्ट हो रहा है लेफ्टवर्ड। ओके, तो अब एक कॉमन चीज याद रखो, डिमांड बढ़ेगी या सप्लाई बढ़ेगी। इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड और सप्लाई, कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड। इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड और सप्लाई, कर्व शिफ्ट्स leftward. Okay, I hope this is clear now. Supply curve is clear. Pause the video and you can take the screenshot to make the notes. Okay, I'm sorry. Okay, अब हम देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई, व्हाट इज द लॉ ऑफ सप्लाई? देखो, जब भी डिमांड के कंसेप्ट को समझना हो ना, तो खुद को कस्टमर बना के समझो, बहुत आसानी से समझ आएगा। और जब भी सप्लाई कर्व को समझना हो तो खुद को ना एक फर्म के पर्सपेक्टिव से ना देखो कि हम क्या चाहते हैं एज अ फर्म। तो एक फर्म हमेशा चाहती है मेरा प्रॉफिट ऊपर जाए, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ठीक है। तो सप्लाई को समझने में आसानी हो। देखो, लॉ ऑफ सप्लाई कुछ नहीं है, इट स्टेट्स दैट व्हेनेवर प्राइस इंक्रीजेस, जब भी प्राइस बढ़ेगा आपका क्यू एज क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो। वाइसा वर्सा मींस प्राइस डिक्रीज होगा तो क्यू एस डिक्रीज होगा, वाइसा वर्सा। एंड ceteris paribus, ceteris paribus, I told you already, those things which determines our supply. Okay, now सिंपल, आपको सप्लाई कर्व याद रखना है। सप्लाई में तीन चीजें याद रखनी, कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगा कि जब भी प्राइस इंक्रीज होगा सप्लाई इंक्रीज होगा। जिन चीजों से सप्लाई इंक्रीज होगा उनसे क्या होगा, सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड। जिन चीजों से सप्लाई डिक्रीज होगा तो कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। ओके, नाउ मैंने आपको बताया ceteris paribus आर दोज थिंग्स व्हिच डिटरमाइंस आवर सप्लाई इन केस ऑफ डिमांड व्हिच डिटरमाइंस आवर डिमांड। तो अब हम देखेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, डिटरमिनेंट्स ऑफ supply. First thing, price. It's a common determinant of demand and supply. But in case of demand, price and demand are inversely related. In case of supply, they are directly related. Whenever the price increases, our supply क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज। व्हाई? क्योंकि फर्म पागल है, वो चाहती है हमें प्रॉफिट हो, ठीक है। जितना उनका प्रॉफिट उतनी उनकी ग्रोथ, ठीक है। तो अब जब भी प्राइस इंक्रीज होगा सप्लाई इंक्रीज होगा। तो मैंने आपको बताया जब भी सप्लाई इंक्रीज होगा कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड। This is the first determinant. What is the second? हाँ, क्या इनकम हो सकता है? नहीं। क्यों? Because I told you already कि सप्लाई कब इंक्रीज होगा, जब प्राइस बढ़ेगा। प्राइस इज रिलेटेड टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म। तो किसी इंसान की इनकम से और सप्लाई से किसी का कोई लेना देना नहीं है। अब सेकंड डिटर्मिनेंट टैक्सेस या टैक्स रेट। इफ देयर आर लेस टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट कम है तो सप्लाई क्या होगी, क्योंकि अभी फर्म को प्रोड्यूस करके कम टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो सप्लाई क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा
और टैक्स रेट अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। मींस टैक्स रेट्स आर इनवर्सली रिलेटेड टू क्वांटिटी सप्लाइड। इन केस ऑफ इनवर्स रिलेशन कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, ओके, रिमेंबर इट ऑलवेज। हाँ, टैक्स रेट डिक्रीजेस, कर्व शिफ्ट्स rightward. Tax rate increases, curve shifts leftward. ये राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि टैक्स रेट डिक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज होगा, इसलिए राइट शिफ्ट होगा। टैक्स रेट इंक्रीज होने से सप्लाई डिक्रीज होगा, इसलिए क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया था, व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस ये जितना कम होगा उतना ज्यादा फर्म का प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि ये रेवेन्यू से डिडक्ट होगा। जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा उतना फर्म का प्रॉफिट कम होगा। फर्म का प्रॉफिट कम मींस दे आर सप्लाइंग लेस बिकॉज दे आर गेटिंग नथिंग, मेयरली सम प्रॉफिट, ठीक है। अब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। प्लस अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, कर्व कहां को शिफ्ट होगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो कर्व कहां को शिफ्ट होगा, ठीक है। These are some determinants. Another determinant is, हम एक और determinant देखेंगे। If there will, what will happen if there will be advancement in technology? Advancement in technology. Advancement in technology. देखो अगर टेक्नोलॉजी एडवांस होगी मींस यू आर प्रोड्यूसिंग मोर, ठीक है, कंपैरेटिवली प्रीवियस डेज, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एक फायदा और है कि आपको ना इनपुट कॉस्ट कम होगा, आपकी लेबर पे खर्चा कम होगा, तो हमारा सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होगा। व्हाई? बिकॉज कॉस्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। इफ देयर इज एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी देयर विल बी क्वांटिटी सप्लाई विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। देयर इज अनदर concept, टेक्नोलॉजिकल obsolescence। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सिलेंस, इसका मीनिंग क्या है कि दो फर्म्स हैं, 1 and 2, 2 ने एडवांस टेक्नोलॉजी लाई, 2 ने एडवांस टेक्नोलॉजी लाई मींस इसकी टेक्नोलॉजी इज नाउ आउटडेटेड, ठीक है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या हुई, आउटडेट हो गई। अब मुझे एक चीज बताओ, what will be the effect on the production of the firm 1? firm 1 पे इसने अपनी टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं की, इसकी प्रोडक्शन पे क्या असर आएगा? क्या ये रिड्यूस होगी या इंक्रीज होगी?
तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं यार मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई, तो इसकी नई टेक्नोलॉजी आने से इसकी प्रोडक्शन पे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जितना प्रोड्यूस कर रहा था उतना प्रोड्यूस कर लेगा। यार फायदा तो इसका हुआ ना, एडवांसमेंट तो इसका हो गया ना, प्रोडक्शन तो इसका इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। तो ये तो उतना ही प्रोड्यूस करेगा ना जितना ये एट प्रीवियस कर रहा था, जितना ये लास्ट डे में कर रहा था, ठीक है। उसके अलावा एक और फैक्टर है जो मैंने आपको बताया, होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन। होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन। व्हाट इज होर्डिंग? व्हाट इज होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन? इसका मीनिंग है whether firm is willing to clear its stock or waiting for price hike। कल मैंने पिछले डिमांड के कंसेप्ट में आपको बताया था, होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन फर्म करता है और इन रिटेलिएशन जो कंज्यूमर है वो क्या चीज करता है, वो वेट करता है कि हमारी प्राइस कम कब हो। अकॉर्डिंगली देखो, कभी कभी आपने देखा होगा एंड ऑफ द ईयर सेल, सीजन क्लियरेंस सेल, ठीक है, बिग बिलियंस डे सेल। ये सेल क्या होती है कि फर्म के पास वो स्टॉक होता है जो बहुत टाइम से क्लियर नहीं हुआ होता है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ ऑफर चाहते हैं कि इनका डिमांड इंक्रीज हो ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो, ठीक है गाइस। तो गाइस आज हमने पढ़ा कि डिमांड और सप्लाई, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं डिमांड के, सॉरी इकोनॉमी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को याद रखो, कर्व का बिहेवियर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम कल आएंगे एक नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर गाइस।